डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, मैं विकास स्वागत करता हूं अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। आइए आज हम पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत का संवैधानिक सुधार। इसके तहत हम पढ़ेंगे भारत में जो क्रमिक संविधान सुधारों के अंतर्गत जो क्रमिक विकास हुए उनके बारे में पढ़ रहे हैं। हम इससे पहले 1892 का भारत परिषद अधिनियम पढ़ चुके हैं। अब पढ़ते हैं 1909 का भारत परिषद अधिनियम। आगे बढ़ने से पहले एक और रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, वीडियो को पूरा देखने का प्रयास कीजिए। तो ये अब पढ़ते हैं 1909 का भारत परिषद अधिनियम, जिसको हम मार्ले-मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं, या मार्ले-मिंटो 1909। अक्टूबर, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि 1909 का अधिनियम क्यों आया। कि अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में एक मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल, जिसे शिमला प्रतिनिधि मंडल भी कहा जाता है, वायसरॉय लॉर्ड मिंटो से मिला और मांग की कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की जाए तथा मुसलमानों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए। जो 1909 का भारत परिषद अधिनियम है, उसकी बनने के लिए एक मुख्य कारण ये भी है कि आगा खां के नेतृत्व में शिमला में एक तत्कालीन आपके जो वायसरॉय थे, मिंटो थे, उनसे मिले और उन्होंने अपने लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की मांग की। तो इसी क्रम में ये प्रतिनिधिमंडल ने तर्क दिया कि उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए और उनका ये तर्क था कि उनकी साम्राज्य की सेवा के लिए उन्हें पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व दिया जाए, यानी ब्रिटेन की जो उनकी साम्राज्य है उसकी सेवा के लिए। देखिए, सबसे बड़ी बात, इन्होंने खासकर आपका जो शिमला प्रतिनिधि मंडल था आगा खां के नेतृत्व में, उनका एक शब्द है, उनकी साम्राज्य की सेवा के लिए उन्हें पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व दिया जाए। 1906 में ढाका में नवाब सलीमुल्लाह, नवाब मोहसिन उल मुल्क और वकार उल मुल्क द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी और इसी के परिणाम स्वरूप लॉर्ड मिलने से मिलने वाला यह प्रतिनिधिमंडल शीघ्र ही मुस्लिम लीग में सम्मिलित हो गया। ये जो प्रतिनिधिमंडल आपका शिमला में लॉर्ड मिंटो से मिला, 1906 में इसकी परिणति मुस्लिम लीग के रूप में हुई। मुस्लिम लीग ने मुसलमानों को साम्राज्य के प्रति निष्ठा प्रकट करने की शिक्षा दी तथा मुस्लिम बुद्धिजीवियों को कांग्रेस से पृथक रखने का प्रयास किया। और मुस्लिम लीग का एक काम था कि जो पहले से उप साम्राज्य की सेवा के लिए जो शब्द यूज किए थे या उनके लिए अंग्रेजों को, ये खासकर लॉर्ड मिंटो को विश्वास दिलाए थे कि हम उनके आभारी रहेंगे, उनके विश्वास पात्र रहेंगे। इसी क्रम में उन्होंने मुसलमानों को ये शिक्षा दी कि वो साम्राज्य के प्रति निष्ठा व्यक्त करें। इसके अतिरिक्त कांग्रेस द्वारा प्रतिवर्ष सुधारों की मांग करने, नरम दल को संतुष्ट करने, अतिवादियों के प्रभाव को कम करने तथा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को रोकने के लिए भी सुधार किया जाना आवश्यक हो गया था। अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों के समान सुशासन की कांग्रेस की मांग को ब्रिटिश शासन के सम्मुख रखने के लिए गोपाल कृष्ण गोखले भी जॉन मार्ले भारत सचिव से मिलने इंग्लैंड चले गए। देखिए, जो मार्ले मिंटो सुधार 1909 है, उसके लिए तमाम कारण हैं। एक तो शिमला प्रतिनिधिमंडल जो कि आगा खां के नेतृत्व में लॉर्ड मिंटो से मिला, और साथ ही इधर आपका जो बंगाल विभाजन हो उससे उपजी आपकी विभिन्न परिस्थितियाँ, राजनीतिक या क्रांतिकारी गतिविधियाँ या नेताओं का अपना स्वशासन संबंधी सिद्धांत, या गोपाल कृष्ण गोखले हुए या फिर आपके दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, ये तमाम कांग्रेस के दोनों धड़े लगातार अपने विशेष कार्यक्रमों के द्वारा ब्रिटिश हुकूमत या ब्रिटिश सरकार पर दबाव डालते थे। उससे भी ये लोग एक नया अधिनियम लाने के लिए विचार किए। उसी क्रम में आपका भारत परिषद अधिनियम 1909 है। इसकी विशेषताएं जो निम्नलिखित हैं, आइए इसको पढ़ते हैं। देखिए, उस दरमियान आपके जो लॉर्ड मार्ले हैं, ये आपके भारत सचिव हैं और जो मिंटो हैं आपके तत्कालीन भारत में वाइस रॉय हैं। ये याद कर लीजिएगा, प्रश्न कभी पूछ देता है कि 1909 के अधिनियम जब पास हुआ तो उस समय भारत सचिव कौन था या भारत के वाइस रॉय कौन थे। तो मार्ले आपके भारत सचिव हैं और मिंटो वाइस रॉय हैं। तो इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। उस समय लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत में वाइस रॉय थे। इसने केंद्रीय और पहला इसकी विशेषता है 1909 की, इसने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में काफ़ी वृद्धि की। केंद्रीय परिषद में इनकी संख्या 16 से 60 हो गई, प्रांतीय विधान परिषदों में इनकी संख्या एक समान नहीं थी। यानी इससे पहले जब 1861 के भारत परिषद अधिनियम में न्यूनतम 6 और अधिकतम 10 सदस्य हो सकते थे,
अब वर्तमान में फिर 1892 में कितने हुए? 10 न्यूनतम 16 अधिकतम। ये 1892 का परिषद अधिनियम में सदस्यों की संख्या थी। और 16 से 60 न्यूनतम 16 और अधिकतम 60 सदस्यों की व्यवस्था की गई 1909 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। और जो प्रांतीय विधानसभाएं थी, विधान परिषद थे, इनकी सदस्यता एक समान नहीं थी क्योंकि अलग अलग कुल सदस्य संख्या थी, उनमें भी इजाफा हुआ। इसने केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा, लेकिन प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों को बहुमत की अनुमति मिली थी। कि देखिए केंद्र में तो बहुमत सरकारी बहुमत को बनाए रखा, यानी सरकारी सदस्य अधिक थे, लेकिन प्रांतीय विधान परिषदों में सरकारी गैर सरकारी सदस्यों को बहुमत दिया गया। इसी क्रम में देखिए जरा, प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी बहुमत स्थापित किया, किंतु गैर सरकारी सदस्यों में नामांकित एवं बिना चुने सदस्यों की संख्या अधिक थी, जिसके कारण निर्वाचित सदस्यों की तुलना में अभी भी उनकी संख्या अधिक बनी रही। सुमित सरकार के अनुसार केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा में 60 सदस्य, केंद्रीय व्यवस्थापिका में सभा में 60 सदस्य थे और 9 पदेन सदस्य होते थे, यानी इनकी सदस्यों की संख्या 69 हो गई। और इसमें से 37 सरकारी अधिकारी थे, यानी सरकारी सदस्य थे। कितने? 37 इसमें सरकारी सदस्य हुआ करते थे और 32 सदस्य गैर सरकारी थे, यानी इसका मतलब अभी भी बहुमत सरकारी सदस्यों को था और 32 तो गैर सरकारी थे, टोटल 69 हुआ। और निर्वाचित 27 में से 8 सीटें पृथक निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत मुस्लिमों के लिए आरक्षित थीं। इसी 27 में से कुल 8 सदस्य किसके लिए? पृथक निर्वाचन क्षेत्र के तहत मुस्लिमों के लिए आरक्षित थी, जबकि 4 सीटें पूंजीपतियों के लिए, 2 सीटें जमींदारों के लिए आरक्षित थीं और 13 सीटें सामान्य निर्वाचन के अंतर्गत आती थीं। फिर इसने 2 स्तरों पर विधान परिषदों के चर्चा कार्यों का दायरा बढ़ाया। इसने 2 स्तरों पर विधान परिषदों की चर्चा कार्यों का दायरा बढ़ाया। उदाहरण के तौर पर अनुपूरक प्रश्न पूछना और बजट पर संकल्प पारित करना। एक तो बजट पे आप प्रश्न पूछ सकते थे, लेकिन इस अधिनियम की सबसे बड़ी विशेषता थी बजट प्रश्न पूछने के साथ साथ अब उन्हें अनुपूरक प्रश्न पूछने पर भी की भी स्वीकृति या छूट मिली और बजट पर संकल्प रखना भी आदि, ये सब चीज़ें उनको शामिल था। एक और विशेषता कि निर्वाचित सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते थे। स्थानीय निकायों से निर्वाचन परिषद का गठन होता था। ये प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्य का निर्वाचन करती थीं। प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्य केंद्रीय व्यवस्थापिका के सदस्यों का निर्वाचन करते थे, यानी जो स्थानीय निकायों के निर्वाचन के माध्यम से प्रांतीय परिषदों के सदस्यों का निर्वाचन होता था और प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्य केंद्रीय विधान परिषदों के सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन करती थीं। इस अधिनियम के द्वारा सबसे बड़ी बात कि इस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू की गई। साथ ही मुसलमानों को प्रतिनिधित्व के मामले में विशेष रियायत भी दी गई। उन्हें केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषद में जनसंख्या के अनुपात में अधिक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार भी दिया गया। मुस्लिम मतदाताओं के लिए आय की योग्यता को भी हिंदुओं की तुलना में कम रखा गया। यहीं से देखिए, इस बात को समझिए कि इस अधिनियम से पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों को चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना गया। यानी इस अधिनियम के द्वारा पृथक निर्वाचन की जो व्यवस्था की गई उसमें मुस्लिम मतदाता ही अपने प्रतिनिधियों को चुन सकते थे और जो उनके आय की जो व्यवस्था थी, कौन लोग कितनी जिनकी आय है हिंदुओं की अपेक्षा कम करके ही वो लोग वोटर बन सकते थे। और ये आपके भारत में सांप्रदायिकता को एक लीगल रूप दिया गया और यहीं से भारत में सांप्रदायिकता का अग्ररूप बनता गया धीरे धीरे और अब तक जो कि नासुर बना हुआ है। एक और विशेषता है इनकी, इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय को वायसरॉय और गवर्नर की कार्यकारी परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा यानी एसपी सिन्हा वायसरॉय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने और उन्हें विधि सदस्य के तौर पर इसमें शामिल किया गया। यानी वायसरॉय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले सबसे पहले व्यक्ति आपके एसपी सिन्हा यानी सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे और उन्हें यह गौरव एक विधि सदस्य के रूप में शामिल होने का प्राप्त हुआ। एक और चीज
कि व्यवस्थापिका सभाओं के अधिकारों में वृद्धि की गई। सदस्यों को आर्थिक प्रस्तावों पर बहस करने, उनके विषयों में संशोधन का प्रस्ताव रखने, उनको कुछ विषयों पर मतदान करने, प्रश्न पूछने, साधारण प्रश्नों पर मतदान करने, साधारण प्रश्नों पर बहस करने तथा सार्वजनिक हित के प्रस्तावों को प्रस्तुत करने का अधिकार दिया गया। व्यवस्थापिकाओं के इतने अधिकार देने के पश्चात भी गवर्नर जनरल तथा गवर्नरों को व्यवस्थापिकाओं में प्रस्तावों को ठुकराने का अधिकार भी दिया गया। इसमें जरा इसे कुछ आलोचनाओं को देख लेते हैं कि इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण ये था कि कथन, ये सुधार जो आपको लॉर्ड मार्ले ने कहा, ये सुधार ब्रिटिश राज्य को सुरक्षित नहीं कर देंगे, किंतु इन सुधारों से भारतीयों को कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। उनका एक प्रमुख विचार है लॉर्ड मार्ले का कि ये सुधार यानी 1909 के जो सुधार हैं ब्रिटिश राज्य को सुरक्षित नहीं कर देंगे, किंतु इन सुधारों से भारतीयों को कुछ प्राप्त भी नहीं होगा। देखिए कितनी बड़ी बात उसने कहा। खासकर लॉर्ड मार्ले ने भी एक बात कहा कि सांप्रदायिकता के बारे में उनका एक फेमस कोट है, नोट कर लीजिएगा। 1909 के सुधारों द्वारा पृथक निर्वाचन मंडल स्थापित करके हम नाग के दांत बो रहे हैं, इसके परिणाम भीषण होंगे। यानी जो मार्ले थे इस 1909 के परिणाम को उन्होंने अपने एक वक्तव्य में उद्घाटित किया, जो आज तक उसका एकदम स्पष्ट छाप है कि 1909 के सुधारों द्वारा पृथक निर्वाचक मंडल स्थापित करके हम नाग के दांत बो रहे हैं, इसके परिणाम भीषण होंगे। ऐसे के एम मुंशी ने कहा कि लॉर्ड मार्ले मिंटो सुधारों ने उभरते हुए प्रजातंत्र को जान से मार डाला है। ये आपके के एम मुंशी ने आलोचना के तौर पे कहा। एक तो वैसे कुछ था। यद्यपि इस अधिनियम द्वारा चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को भारत में पहली बार मान्यता मिली, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीयों को प्रतिनिधित्व मिला तथा केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्यों को कुछ सीमित अधिकार प्रदान किए गए, किंतु अधिनियम की औसत उपलब्धियां नगण्य ही रहीं। 1909 के सुधारों से जनता को केवल नाम मात्र का सुधार ही प्राप्त हुए, वास्तविक रूप से कुछ नहीं मिला। इससे प्रभाव तो मिला पर शक्ति नहीं मिली। शासन का उत्तरदायित्व अन्य वर्ग को और शक्ति अन्य वर्ग को सौंप दी गई। ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि विधानमंडल तथा कार्यकारिणी के बीच कड़वाहट बढ़ गई और भारतीयों और सरकार के संबंध और भी खराब हो गए। 1909 के सुधारों से जनता ने कुछ और ही चाहा था और उन्हें कुछ और ही मिला। भारतीयों ने सुशासन की मांग की तथा उन्हें हितवादी निरंकुशता सौंप दी गई। इन सुधारों के संबंध में महात्मा गांधी ने कहा, मार्ले मिंटो सुधारों ने हमारा सर्वनाश कर दिया, क्योंकि उनका ये वक्तव्य 1909 के सांप्रदायिक पंचायत के उस पर आधारित था। तो ये था आपका 1909 का मार्ले मिंटो सुधार से संबंधित अधिनियम के कुछ विशेष प्रावधान, इसको हमने पढ़ा।